तो बेटा कितना कर लिया था पिछला कल? जरा एक बुक दो मुझे। अभी हम यही डॉट प्रोडक्ट पे खत्म हो गए थे। इतना बेसिक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इतना क्लियर था ना? ऑब्जर्वेशन से अब हम शुरू करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट की हमें करनी है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में बेटा सबसे पहला है कि अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं जो कि नॉन जीरो वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट बी, तो इनका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? स्केलर आता है। स्केलर का मतलब रियल नंबर आता है। समझ गए? तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? हमेशा स्केलर आता है। स्केलर का मतलब क्या होता है? वो स्केलर या रियल नंबर। ठीक है ना? अब कुछ बातें हमें समझनी है एंगल के अकॉर्डिंग। देखो दूसरी ऑब्जर्वेशन, अगर वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर बी भी एक नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, लेकिन अगर हम फाइंड आउट करते हैं वेक्टर ए डॉट बी और वो आ जाता है जीरो, जीरो वेक्टर नहीं, क्या आएगा? जीरो। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर थीटा हो गया 90 डिग्री तो यानी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। और कॉस जीरो कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। इसलिए क्या आ गया कि भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब ये पॉसिबल है। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अब थोड़ा सा हमें थीटा पे चलना है। तो यहां पर अगर इसको और थोड़ा जस्टिफाई कर लें तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर थे, एक था वेक्टर ए और एक था वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा हमने बनाया था? दोनों के बीच में हमने एंगल थीटा बनाया था। तो उस वक्त हमने क्या कहा कि भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और बच्चों थीटा की जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है बट लेस देन इक्वल टू पाई है। सही है ना? अब जीरो से लेकर के पाई तक तीन पड़ाव हैं यहां पर, उसको ध्यान रखना है आपको। एक जीरो, एक 90 और दूसरा 180। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी सब तो एनी रियल वैल्यूज, मोर देन जीरो लेस देन 90 आंसर मिलेंगे। ठीक है, मोर देन 90 लेस देन 180 आंसर मिलेंगे। बट ये तीन चीजें हमें कुछ स्पेशल बातें बताती हैं और वो सभी ऑब्जर्वेशन का पार्ट बनती हैं। अभी आपने कौन सा पढ़ा? 90 डिग्री वाला पढ़ा। अब इस 90 डिग्री वाले पार्ट पर बेटा एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते या सॉरी स्पेस की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे ये हमारे पास स्पेस हो गया जिसमें हम बनाते हैं z, y और x। याद आया? ये हो गया हमारे पास x, y और z। ठीक है ना? अब ये जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इनके बीच में क्या एंगल होता है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ओरिजिन हो गया। और कितने का होता है? 90 डिग्री का। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है। कितने, क्या मैग्नीट्यूड है इसका? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। यूनिट वेक्टर है ना गौरव? तू इधर आ जा बेटा, नहीं दिख रहा है तो। और दूसरा है हमारे पास जे कैप, वाई के अलोंग मैग्नीट्यूड 1। और तीसरा है के कैप, मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। सही है ना? समझ गए? अगर आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल ढूंढना हो तो कितने डिग्री का है? जे कैप और के कैप के बीच में और आई और के बीच में 90। ठीक है ना? तो क्या ये बात कहनी सही होगी? आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट लगाऊं तो आई कैप मैग्नीट्यूड
जे कैप मैग्नीट्यूड कॉस पाई बाई 2, समझ गए। आई कैप मैग्नीट्यूड 1, जे कैप मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 90 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, इधर कर ले चेयर तो, आंसर क्या आ गया हमारे पास, आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया 0। अगला करते हैं, जे कैप डॉट के कैप कितना हो गया 0 परपेंडिकुलर, के कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 0 परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एक बात और समझो, अगर हम ये कहते हैं कि भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बनता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर बच्चों कह दूं मैं वेक्टर बी डॉट ए तो क्या बनेगा, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या राइट साइड में जो रियल नंबर आ रहा है वो डिफरेंट हो सकता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा डिफरेंट हो सकता है, नहीं। तो क्या ये बात कहनी गलत होगी कि भाई वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए, सही होगा ना। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, समझ गए, करेक्ट। अब इस कॉम्यूटेटिविटी को देखते हुए अगर आई डॉट जे है तो इसको लिख सकते हो जे कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा, के कैप डॉट जे कैप भी 0 होगा और आई कैप डॉट के कैप भी 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। 90 के लिए हमने पढ़ ली ऑब्जर्वेशन। अब आ जाओ ऑब्जर्वेशन नंबर 3। बच्चों कोई डाउट तो नहीं, ये सब ऐसे याद हो जाएंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें, अगर थीटा हमारे पास 0 हो या 0 डिग्री हो, दो वेक्टर के बीच में 0 कब बनता है, या तो वो कोलिनियर हो, सेम सपोर्ट पर हो, या दोनों पैरेलल हो। कोलिनियर पैरेलल एक ही बात मानी जाती है, ठीक है ना। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनके बीच में एंगल क्या बनने वाला, एक ही स्ट्रेट लाइन पर। सेम सपोर्ट का मतलब अलग अलग भी हो सकता है, ओवरलैपिंग नहीं। जैसे मान लो लाइन एल है, उसी पे ए भी बन रहा है, उसी पे सी डी भी बन रहा है, तो इसको नहीं, सेम डायरेक्शन ले लो, समझ गए। सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट वालों को कोलिनियर कहते हैं, और उनके बीच में एंगल क्या बनता है, 0 बनता है। तो अभी एंगल कितना है 0, सही है ना। अगर 0 एंगल बन रहा है, ठीक है, अब लिखना मत, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को नोट करना, बहुत क्वेश्चन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है बच्चों, कॉस 0 1 होता है, यानी ए डॉट बी क्या हो गया, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो पक्का थीटा 0 होगा, अगर एक वेक्टर खुद के साथ मल्टीप्लाई हो तो पक्का 0 होगा, है ना। ए डॉट ए कर दूं तो उनके बीच में थीटा क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पे और हम करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास आ जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो इट इज ए मैग्नीट्यूड कॉस 0 1 होता है, तो यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बन गया ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। क्या बच्चों क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसी तरीके से इस पर जो एक ऑब्जर्वेशन निकल के आती है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप, 0। यानी मैं ये कह सकता हूं आई कैप डॉट आई कैप क्या बना, आई कैप मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, यही तो बना ना। और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, आई डॉट आई 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 और के कैप डॉट के कैप 1, ठीक है ना। ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये और ये आपको समझना, ठीक है ना। समझ गए, बेसिक फिजिक्स भी है, बेसिक मैथ्स भी है, ऐसा कोई मुश्किल, ठीक बेटा, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर।
इसके बाद आते हैं थीटा भी हो गया, थीटा कितने केस हो गए, 90 हो गया, 0 हो गया, अब एक तीसरा केस बच रहा है 180। अब 180 पर आते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 कौन सा, लिख ले। बस अभी मैंने कौन सी पढ़ाई थी, ए डॉट बी वाली पढ़ा दी थी, है ना, 0 वाली। अब आते हैं जब थीटा हमारे पास हो 180, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जब थीटा हो हमारे पास पाई, ठीक है ना। तो थीटा पाई आ गया, तो अब अपने पास बन गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आ गया वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस पाई। अच्छा, कॉस पाई की क्या वैल्यू होती है बच्चों, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, कितना हो गया ये -1, आंसर आ गया -a मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ। अब ये सिचुएशन कहां पर 100% होगी, नेगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए, सही है, और इसी का अगर हम रिवर्स कर दें, ठीक, तो ये हो गया हमारे पास -a, सही है ना, प्रॉपर नहीं है मतलब, कोई बात नहीं, अब इतना मत करो, रुक जाए यार। देखो अब बेटा यहां पे आ गया अपने पास, ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए और ये हो गया माइनस वेक्टर ए। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो एंगल कौन सा है, पाई। तो 100% जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो ऐसा होगा। अब हम ये प्रॉपर्टी पढ़ क्यों रहे हैं, इस पर ध्यान देना। अगर हम कहते हैं वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए या माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो कहीं गलती से हम ये ना लिख दें कि -a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड या a मैग्नीट्यूड, और उसको फिर हम लिख दें a मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। जबकि ये किस बात को बताता है, पूरा सिंप्लीफाई करूंगा कि मान लो मैंने लिख दिया a मैग्नीट्यूड माइनस a मैग्नीट्यूड, तो मैं यहां लिखूंगा कॉस पाई, यही लिखूंगा ना। चलो a मैग्नीट्यूड होता है, -a का मैग्नीट्यूड भी a मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है ना। तो क्या बन गया, a मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, बट कॉस पाई कितना हो गया बच्चों, -1। फाइनल आंसर क्या रहा, -a मैग्नीट्यूड होल। अब समझ में आया। तो कभी भी गलती मत कर देना कि ये मैंने लिखा और हम लिख दें उसे a मैग्नीट्यूड स्क्वायर। समझ गए, माइनस कौन सा वाला माइनस आया है, -a वाला माइनस नहीं आया है, माइनस कौन सा आया है, जो कॉस पाई वाला माइनस आया है। तो अगर नेगेटिव एक दूसरे के नेगेटिव से डॉट प्रोडक्ट होगा तो बाहर माइनस आना ही है। समझ गए क्यों आना है, क्लियर हो गया, ठीक। बाकी अब निकालना बेटा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए वेक्टर ए डॉट बी, ये हो गया a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद b मैग्नीट्यूड, मतलब वही फॉर्मूला है, उसी से सॉल्व, ठीक है। लेकिन बस एक ध्यान, टेन थीटा से कैसे निकल जाएगा, किसमें, टेन थीटा यूज कहाँ किया वहां पर, टेन थीटा यूज किस, वो अलग अलग सिचुएशन होती है, डिवाइड करके टेन थीटा बना लेते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को। तो इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है जब डॉट प्रोडक्ट से ही काम चल रहा है, तो है ना। अच्छा वो तो अलग क्वेश्चन की बातें हैं, वो उसमें अभी रुक जाओ, वो बात की बात करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो सब अलग चीजें हैं, ठीक है। रुक जा, अभी ये मैथ चल रहा है। अगला आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है बेटा, अगर आपके पास है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, तो हमारे पास आ गया वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, जैसे नॉर्मल हम डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चाहे इसको प्लस करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लो
या आप ब्रैकेट ऑफ करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। डॉट प्रोडक्ट पता है कि वो कॉम्यूटेटिव होता है, चाहे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? चलें आगे। ठीक है, अब आते हैं बेटा, इसके बाद अब बढ़ते हैं हम मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर मल्टीपल। एक और कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल के साथ अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मान लो हमारे पास लैम्डा एक स्केलर मल्टीपल हो गया, अंदर आ गया वेक्टर ए डॉट बी, तो ये या तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, या लैम्डा किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो सकता है, वेक्टर ए डॉट लैम्डा। मतलब ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो बच्चों, ये सब किसी प्रूफ के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है ना? क्योंकि अगर मुझे सिंपल सा आएगा सॉल्व करने के लिए कि 2 इंटू ए डॉट बी, तो मैं सिंपल सा पहले ए डॉट बी निकालूंगा, जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना? तो ये किसी प्रूफ में काम करने के लिए ये सब। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? अब आते हैं बेटा इवेल्युएशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। इसको समझते हैं, जो एल्जेब्रिक फॉर्म है, इवेल्युएशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। हाँ बेटा, अच्छा करो, जल्दी करो। तो नेक्स्ट आते हैं, यहां तक हो चुके हैं, 7 तक हो चुका है, अब आओ 8th। कैलकुलेटिंग या इवेल्युएशन कंपोनेंट फॉर्म में ही सीधे सॉल्यूशन ज़्यादा इजी रहे। मान लो हमारे पास वेक्टर ए हो गया a1 आई कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप। कौन सी फॉर्म हो गई? कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है ना? और वेक्टर बी हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म हो गई a2 आई कैप। पहले इसकी डेरिवेशन पूरा लिखूंगा नहीं, डेरिवेशन तुम लोग समझ जाओगे। a2 आई कैप, b2 जे कैप और c2 के कैप। देखो बच्चों, अब कैलकुलेट करने चल रहा हूं a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये हो गया a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, डॉट a2 आई कैप, b2 जे कैप और c2 के कैप, ठीक है ना? अब जैसा आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा, आप क्या करोगे? a1 आई कैप यहां से उठाओगे और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना? ध्यान से समझ, जो स्केलर मल्टीपल वगैरह सिखाया है, एक मैं करके दिखाता हूं। जैसे जब आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो a1 और a2 रियल नंबर्स हैं, एक तरीके से लैम्डा हो गए, तो a1 और a2 को सेपरेट कर सकते हो। आई कैप डॉट आई कैप होगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1 होता है। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1 होता है। फिर बच्चों जब a1 आई कैप मल्टीप्लाई होगा b2 जे कैप के साथ, तो देखो a1 b2 और आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया? 0। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0, सही है? इसी तरीके से b1 जे कैप जब आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा b1 b2 आ जाएगा, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया। b1 जे कैप डॉट के कैप जब होगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तीसरा, c1 के विद i0, c1 के विद j0, c1 के विद c2 के, तो c1 c2 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आप निकालो तो बाकियों को छोड़ दो, बस लाइक को मल्टीप्लाई कर लो, i विद i, j विद j, k विद k। तो आंसर आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, b1 b2 और प्लस c1 c2। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं वेक्टर ए की, तो वो होगा 2 आई कैप
माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी इज माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अगर बेटा मुझे ए डॉट बी निकालना है तो मैं क्या आंसर करूंगा? 2 और 3, -6 -2 और 20। फाइनल आंसर क्या बन गया? 12। ठीक है, क्या वो माइनस ए मैग्नीट्यूड है कहाँ यहाँ पर? वो है माइनस ए डॉट माइनस ए या माइनस ए डॉट ए है, ये है ए डॉट बी। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, चले आगे। अब इसके बाद आते हैं बेटा प्रोजेक्शन, अभी बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 पर आते हैं। ठीक है, नहीं यार मेरे को याद नहीं है, सभी बच्चों ने बताया ही था। मुझे तो कोई चांस तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि वो फुल एंड फाइनल ही है, पहले से है। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 बोलता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड्स 1 एंड 2 एंड ए डॉट बी 1। कह रहा दो वेक्टर के बीच में एंगल बता दो। ए मैग्नीट्यूड 1 है, बी मैग्नीट्यूड हमारा 2 है, और हमें फाइंड आउट करना, और ए डॉट बी हमें कितना दे रखा है? वेक्टर ए डॉट बी हमें 1 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा? इनके बीच में एंगल निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला वो याद करना चाहो याद करो, नहीं तो ए डॉट बी का फॉर्मूला याद रखो। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना हो गया बच्चों? 1। ए मैग्नीट्यूड 1, बी मैग्नीट्यूड 2 और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, है ना। अब कॉस 1/2 कब होता है? व्हेन कॉस इज π/3। कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में आंसर निकाल लिया। क्या हमें फोर्थ में जाना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि क्या रेंज है हमारी? 0 से पाई। इस बात का ध्यान रखना है सब। ठीक है ना। तो हमें किस रेंज में थीटा चाहिए? 0 से पाई की रेंज में। तो थीटा आ गया π/3। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट आते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 14 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 14 बोल रहा है कि फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर ए हो गया हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी हो गया आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। इनके बीच में एंगल चाहिए। तो एंगल निकालने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो पहले निकाल लेते हैं हम वेक्टर ए डॉट बी। देखो कैसे इजीली कैसे आसानी से करोगे। आई डॉट आई कितना आ गया? 1 प्लस जे -1 प्लस के -1। आंसर कितना बन के आ गया? -1। यही आएगा ना। अब बेटा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालना सबको आता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना बन गया? √3। वेक्टर बी मैग्नीट्यूड बच्चों निकाल लो, कितना आ गया? 1 + 1 + 1, ये भी कितना आ गया? √3। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है ए डॉट बी। तो क्या बना? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ए डॉट बी की पहले तो वैल्यू ले लेते हैं। ए डॉट बी कितना हो गया? -1। ए मैग्नीट्यूड बच्चों √3, बी मैग्नीट्यूड √3 एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। ठीक है, और ध्यान रखना है कि अब 1/3 तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या बनी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, थीटा हो गया कॉस इनवर्स -1/3। आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर जो डोमेन आ रही है, क्या वो कॉस इनवर्स को सेटिस्फाई कर रही है?
-1 से 1 होती, सेटिस्फाई कर रही है, -1/3 आता है, तो ये एंगल है। ठीक है, और मान लो कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाए, ठीक है, कि जिसमें वो सेटिस्फाई ही ना हो रहा हो, मान लो -3/2 आ गया, ठीक है, या 3/2 आ गया, तो वो तो 1 से ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी थीटा नहीं बने, समझ गए, कोई भी थीटा नहीं बनेगा। करेक्ट, तो अभी आ रहा है आंसर? हाँ बच्चे, उसको वहीं छोड़ देंगे ना, नो पॉसिबल थीटा। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 15 पे आओ। आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है वेक्टर। एग्जाम्पल नंबर 16, हाँ 15। हाँ, लेकिन जो अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो पहले तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, फिर मैं जानना चाहता हूँ किसको आसान लग रहा है किसको मुश्किल लग रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है, और मैंने ऐसा नहीं कोई 1-2 घंटे की बना दी, एक क्वेश्चन 2 मिनट का, आराम से उसको देखो, पहले सॉल्व करो, नहीं आता उसका सॉल्यूशन देखो, समझ गए, लेकिन करना खुद है पहले। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। इफ वेक्टर ए इज 5 आई कैप, वेक्टर ए हो गया हमारा 5 आई कैप माइनस जे कैप -3 के कैप, और वेक्टर बी हमारे पास हो गया आई कैप +3 जे कैप -5 के कैप। अब क्वेश्चन ये कहता है देन शो दैट वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। तो मैं इसे एक वेक्टर c मानता हूं, जिससे कि मैं वेक्टर a प्लस बी निकालूंगा। तो वेक्टर c हमारे पास कितना आ गया, 5 और 1 6 आई कैप +2 जे कैप -5 और -3 -8 के कैप। इसी तरीके से बेटा वेक्टर डी निकाल लेते हैं, जो कि है a माइनस बी, माइनस कर ही लेते हो, समझाया था माइनस। 5 - 1 कितना आ गया, 4 आई कैप -4 जे कैप और +2 के कैप, ये डी आ गया। अब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो क्या करना चाहिए, a डॉट बी 0 आना चाहिए, यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने निकाला वेक्टर a डॉट बी, कर दूं सीधे डॉट प्रोडक्ट, 6 4 जा 24, सॉरी सी डॉट डी लिखना चाहिए था, यहां लिखना चाहिए था हमें सी डॉट डी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। इसको सॉल्व करो तो 6 4 जा 24 -8 और 8 2 जा 6, कितना आंसर आ गया, क्या 0 आ गया, सी डॉट डी 0। दिस इंप्लाइज वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, प्रूव हो गया। तो जब भी हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, डॉट प्रोडक्ट के हम प्लेन सी a माइनस बी हुआ तो a में से b जाएगा, साइन सारे चेंज कर दोगे, 5 - 1 4 -1 -3 -4 -3 +5 +2। ठीक है, देखिए a पूरी वैल्यू है, माइनस ये पूरी वैल्यू होगी, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, जैसे माइनस करते हैं नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गया, i विद i, j विद j, k विद k। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 16 पर आओ, प्रोजेक्शन तो अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पर। प्रोजेक्शन का एक ही क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में प्रोजेक्शन को बहुत पढ़ाया अच्छे से है, लेकिन क्वेश्चन कोई सीरियस नहीं दिए इसमें। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। 17 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, अब यहां सीखेंगे कुछ नया। क्या बोलता है 17, फाइंड वेक्टर a माइनस बी मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है, वेक्टर a माइनस बी मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड b आर सच दैट वेक्टर a मैग्नीट्यूड इज 2, वेक्टर b मैग्नीट्यूड इज 3 और वेक्टर a डॉट b इज 4। ठीक है ना, ये हमें रिलेशंस दे रखे हैं, देख लिया बेटा, a माइनस बी मैग्नीट्यूड निकालना है।
हमेशा याद रखो कि देखो वो कंबाइंड मैग्नीट्यूड है और जो गिवंस है वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड में दिए हुए हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखो कि ये बिना इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं हो सकते। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट ए, पढ़ाया था अभी, याद आया? और इस पे जो क्वेश्चन है ना 90-95% रहता ही रहता है पेपर में, इस रिलेशन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए या 2 नंबर में आ जाए। ठीक है ना, समझ गए? अच्छा, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास है वेक्टर ए माइनस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन गिवन है ए और बी मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करूंगा, यहां स्क्वायरिंग लिख दूंगा। अगर यहां स्क्वायर लिख दिया तो ये बन गया वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी, हो गया। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या है, एमसीक्यू में यूज कर सकते हो और करते भी हैं कई लोग, फिजिक्स में पढ़ते भी हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना, फिर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, लिख सकते हैं, बनता है ये फॉर्मूला और यही बनेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में, वेक्टर वाले फॉर्मूले में और जो हमने अलजेब्रा वाला फॉर्मूला पढ़ा है वो अलग अलग बातें हैं। वो था a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको पता है कि वेक्टर एडिशन और रियल नंबर एडिशन दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग होती है कि नहीं? वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, ये क्या था, ये नेट डिस्प्लेसमेंट थी, और वो क्या होता है, वो दोनों ही डिस्टेंस होते हैं। समझो कि a और b ने, a ने जितना कवर किया b ने जितना कवर किया उतना ही c ने कवर किया होगा, तब बराबर किया होगा, लेकिन ऐसा इसमें तो नहीं होता है ना। तो अब आप नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जब आ जाए तो फिर जो मर्जी करो। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही हम लगाते हैं। कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, पहले प्रॉपर लिख रहा हूं, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस प्लस बी डॉट बी, ठीक है ना। अब ये बन गया आपका ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम थिंग होता है, तो ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, हो गया। अब कईयों को लग रहा होगा सेम ही फॉर्मूला तो है, सेम है ये, जल्दी बताओ, ये सेम नहीं है, समझ गए? अभी एक करोगे इनइक्वालिटी, जो आगे वाली इनइक्वालिटी होगी शायद यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 19, ध्यान से देखो, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, है ना, वो तो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड करूं तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, वो तो लेस देन इक्वल टू है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई अगर ये कहता है कि भाई दोनों फॉर्मूले सेम ही है, लिख डालो, क्या है, वो तो तुमने रट लिया है ना कि भाई याद है हमें, लिख लेते हैं ऐसे आंसर हो जाएंगे, वो तो अच्छी बात है कि एमसीक्यू करने के लिए फटाफट लिख दिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि अगर ये लगना चाहिए ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां होना चाहिए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ना कि ए डॉट बी होना चाहिए, तब बनेगा ये, समझ गए? तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं, भाई ये तो ले आए, अब इसकी वैल्यू कितनी है, ए मैग्नीट्यूड कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, बी मैग्नीट्यूड 9 माइनस 2 ए डॉट बी, सीधे लिख दूं बेटा 8, 8 लिख दूं ना, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारे पास 5, यानी ये बन गया वेक्टर ए माइनस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब स्क्वायर को राइट में ले जाऊं तो प्लस माइनस आएगा या सिर्फ रूट प्लस 5 आएगा, प्लस माइनस या सिर्फ प्लस? हाँ बेटा, क्या है बेटा, नहीं आएगा नेगेटिव, क्यों? वो फंक्शन होता है, इसमें क्यों नहीं आएगा? मैग्नीट्यूड है भाई, डिस्टेंस,
डिस्टेंस कहाँ नेगेटिव होती है? मैग्नीट्यूड हो गया ना, ये तो सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव ही नहीं होता। मिनिमम क्या हो सकता है? 0। मैक्सिमम पॉजिटिव कोई भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया अब? ठीक है, चले आगे। पहले नोट करो जल्दी से, ठीक है, और पढ़ाने दो, फिर पीना पानी लास्ट में छुट्टी टाइम पे। चलें, किसी का रहता तो नहीं? हो गया, चलें आगे बढ़े। ये पास कर दो। अब आ जाओ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 18 पर आओ, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 18 तो समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं वेक्टर में? एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। ये भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से। वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ए मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। एंड वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 8। देन फाइंड वेक्टर एक्स मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर एक्स मैग्नीट्यूड आपको निकाल के लाना है। सही है। अब यहां पर भी देखो, फिर नहीं फंस जाना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एमसीक्यू आए तो कर लेना कि भाई एक्स डॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए डॉट ए स्क्वायर, यानी एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर और माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तब तो कर लेना। लेकिन अगर 2 नंबर का आए तो आप जरूर प्रेजेंट करोगे। ये होगा बेटा एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स और माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू, ठीक है ना। एक्स डॉट एक्स बन गया एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये दोनों 0 हो गए, माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर 8। ए एक यूनिट वेक्टर है तो -1 हो गया 8। एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? √9। √9 किस क्या लिखना है? +3। एक्स मैग्नीट्यूड कितना आ गया? प्लस। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? अब आओ एग्जाम्पल 90। कह रहा फॉर एनी 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, वी ऑलवेज हैव वेक्टर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, कॉची बोलो या कॉहीज गॉड्स इनइक्वालिटी बोलो, एक ही बात है। कह रहा है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्पल नंबर 19, और इसके रिलेशन को याद भी रखना है ना। कहता है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, लेस देन और इक्वल। ठीक है, अभी लिखो मत, ध्यान से समझो, लिखना बंद करो। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात आ रही है, ठीक है ना, तो अब हम डॉट प्रोडक्ट पे काम करते हैं। हम ये जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, यही कॉस थीटा की वैल्यू होती है। अच्छा, कॉस थीटा अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा की रेंज क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इन दिस केस? कितनी? 1, cos 0 1, और मिनिमम वैल्यू बेटा -1। ठीक है, तो क्या ये बात कहनी गलत होगी कि -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा बट लेस देन इक्वल टू 1? कह सकते हैं ऐसा?
और हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड। तो यहां तो ए डॉट बी है, अगर मैं मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड चाहिए, तभी तो मैग्नीट्यूड लगेगा ना, कि नहीं? सही है। जैसे कि मैंने यहां कॉस थीटा ले लिया, अगर मैं यहां मैग्नीट्यूड की बात करूं, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा होल मैग्नीट्यूड, तो क्या ए मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सिबल है कोई नेगेटिव बनाने के लिए? बी मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड का कोई रोल होना चाहिए। लगा भी दोगे तो अजीब सा लगेगा, कोई फायदा ही नहीं है। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड फिर मैग्नीट्यूड, है ना, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। ऊपर क्या है, मतलब कुछ रिलेशन से लगाए जाएंगे ना, डिजाइन नहीं करना। ये आ गया ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, यही लगेगा। समझ गए? अच्छा, अगर कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में है, तो कॉस थीटा मैग्नीट्यूड की क्या रेंज हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 0 से 1, शाबाश, कई बार बात कर चुके हैं ना इस पे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। 1 से 1 नहीं कि सब जगह मैग्नीट्यूड लगाते चले गए जी। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑल, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑल, डिवाइडिंग बाय 2 ऑल, क्यों भाई, है ना? तो इन सब कंफ्यूजन से सबको दूर रहना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बेटा, क्योंकि जीरो वाला काम करना नहीं, हमें लेस देन वाली इनइक्वालिटी पे काम करना है, तो एक इनइक्वालिटी आप स्किप कर सकते हो। यानी मैं लिख सकता हूं इसे cos थीटा मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू 1। अब cos थीटा मैग्नीट्यूड कितना है? a डॉट बी होल मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान से, अब a मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, b मैग्नीट्यूड पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो क्या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता है? तो हमें सोचना ही नहीं है, तो इसको सीधे हमें पहुंचा देना इधर। कितना आ गया बच्चों? वेक्टर a डॉट बी मैग्नीट, देख a मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर, b मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो पहुंचा सकते हैं उधर। तो ये आ गया हमारे पास a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद b मैग्नीट्यूड, हो गया प्रूफ। समझ में आ गया प्रूफ सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 20, इसी से रिलेटेड है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 20, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या बोलता है कि कह रहा है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, वी ऑलवेज हैव वेक्टर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। ये तो वैसे क्लियर बात है कि नहीं? ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ए से बी, बी से सी, है ना, तो ए और बी प्लस करोगे तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या था? नेट डिस्प्लेसमेंट थी, तो छोटी ही होगी, वही ये समझा रहा है, कह रहा है लेकिन इस बात को प्रूफ करो। अब प्रूफ करना है हमें एल्जेब्रिकली, ठीक है ना, ट्राइंगल लॉ से, तो ठीक है ये। अब इसको प्रूफ करते हैं। देखो एलएचएस अपना उठाते हैं। अब तुम लोग वो डॉट प्रोडक्ट समझोगे जो मैंने कहा था कि हमें आइडेंटिटी क्यों नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आ गया बेटा सबसे पहला कौन सा रूल लगने वाला है भाई? ए प्लस बी मैग्नीट्यूड है, रिलेट करना है इंडिविजुअल से, तो समझ जाओ स्क्वायर करेंगे। तो क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके बराबर आ गया? वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस। क्या बच्चों सही है ये? सबको समझ में आया क्यों मॉड का स्क्वायर किया? अभी देखोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे चलते रहेंगे। मैग्नीट्यूड आया, स्क्वायर किया, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट खोला तो ये बन गया आपका ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी। तो ये बन गया वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ
वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि भाई ये क्वांटिटी इसके बराबर है, लेकिन मुझे रिलेट करवाना है ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो यहां से इसको खत्म करने का क्या राज है कि भाई अगर ये बन जाए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तभी तो फॉर्मूला लगा पाओगे ना, क्योंकि ए आपका ए मैग्नीट्यूड है, बी आपका बी मैग्नीट्यूड है, तो 2ab ये नहीं हो सकता। 2ab क्या होना चाहिए, 2 इंटू ए मैग्नीट्यूड और इंटू बी मैग्नीट्यूड, यही होना चाहिए ना। अब समझो एक नई बात, नई क्या है तो बहुत पुरानी बात, 11 से समझाता आ रहा हूं, याद होगी तो समझ जाओगे। x mod इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x। याद आया होगा ऐसा, अगर x कोई रियल नंबर है तो क्या x mod x से बड़ा होगा, सोच के बताओ। अगर नेगेटिव x लेंगे तो x mod बड़ा हो जाएगा, 0 पर बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर पर बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो क्या वो रिलेशन ठीक है, बहुत जगह काम आएगा, ध्यान रखना दिमाग में। गौरव कहां ध्यान जा रहा है। अच्छा, अब जो ये a डॉट बी है ये एक रियल नंबर है या नहीं, पहली ही ऑब्जर्वेशन है, लिखवाया था ना कि a डॉट बी क्या होता है, रियल नंबर। अगर बच्चों ये बात लिख दूं कि a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a डॉट बी, इसकी जगह मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। अब राइट साइड वाली क्वांटिटी बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई। राइट साइड वाली ये वाली, ये इससे बड़ी है या छोटी है, ध्यान से सोचो। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये बड़ा हो गया ना, यानी कुछ ऐसा रिलेशन, ये से बड़ा हो गया ना, सही है, समझ में आ रहा है सबको। अगर ये इससे बड़ा, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो क्या ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो गई, कर सकते हैं ना। तो अगर मैं ये बात अब ये इक्वल टू का साइन हमारा हट गया, क्या ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, कर सकता हूं ऐसा, यही होगा ना। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर समझ गए यहां तक तो प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, क्योंकि जानता हो कितने समझदार हो, यहां तो सब समझ जाते हो, हमसे आज सुखी कोई दिखता ही नहीं दुनिया में। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ये आ गया, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी आप पढ़ के आ रहे हो वेक्टर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। क्या ये बात पढ़ी अभी, अभी भी पढ़ा ना ये। अगर उस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड की जगह मैं इसको पुट कर दूं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो ये वाली क्वांटिटी और नहीं बढ़ गई, और बढ़ गई ना, तो क्या ये साइन चेंज करने की जरूरत है, ये तो पहले ही बढ़ा हुआ साइन है, उसमें और बढ़ाते जाओ साइन तो यही रहेगा। समझ में आ रहा है। अब क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। बच्चों बताओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ भाई अंश, कोई दिक्कत। जो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड है, मान लो ये 4 है और वो आ गया 5, अगर इस 4 की जगह 5 रख दूं तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी छोटी होगी, ठीक है लगा देता हूं, ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी छोटी होगी, छोटी हो जाएगी। इधर पहले 4 था, अब यहां 5 रख दिया, तो क्या होगा, बड़ी छोटी, बड़ी हो गई ना। तो ये वाला साइन तो पहले ही बड़ा है ना, उसमें जितना मर्जी इसको बढ़ाते जाओ, चाहे ये बोल दो कि ये 100 से छोटा है, या बोल दो ये 150 से छोटा है, या बोल दो ये 400 से छोटा है, क्या ये साइन बदलेगा, ये तो सेम रहने वाला है ना, ये तो ग्रेटर देन का साइन हो गया।
अब कुछ नेगेटिव करेंगे तो यहां परेशानी आएगी, पॉजिटिव तो कितना भी करते जाओ, है ना। ये नेगेटिव कुछ हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव में गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका स्क्वायर। अब क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये बन गया a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब मैं यहां फॉर्मूला डाल सकता हूं, a मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। क्या अब ये फॉर्मूला डाल सकता हूं? अभी बताओ, अब तो लिख सकते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी मैग्नीट्यूड क्या है? पॉजिटिव नंबर है, और ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर में ये रिलेशन है, तो क्या दो पॉजिटिव नंबर में भी यही रिलेशन नहीं होगा? अगर 4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर है तो 4 और 5 में भी सेम ही रिलेशन होता है। तो इसलिए अब मैं यहां से सारे स्क्वायर हटा सकता हूं। ये बन गया वेक्टर a प्लस बी मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड। रिलेशन हो गया प्रूफ जो उसने हमसे कहा था। क्या समझ में आया सबको? क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा? एग्जाम्पल नंबर 21 आ जाइए। कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलीनियर। अब कोलीनियर कैसे प्रूफ करोगे? जल्दी बताओ। सम करके? नहीं, वेक्टर ए बी निकालो और वेक्टर बी सी निकालो, उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी लगा लो, a1/a2 b1/b2 c1/c2। वो नहीं करना कि a b b c c, ये फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाला, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड, ये नहीं करना। ऐसे भी कर सकते हो, वन वेक्टर निकाला, देखो जैसे इसने ये वाला तो ये मैग्नीट्यूड से किया हुआ है इसने, ठीक है, तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, वेक्टर ए बी और निकाला वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी अगर लैम्डा टाइम्स बी सी हो जाए, यानी 2 3 कुछ भी कॉमन आ जाए, या वेक्टर बी सी लैम्डा टाइम्स ए बी हो जाए, तब भी हम उन्हें कोलिनियर कह सकते हैं, ठीक है ना। बाकी फिलहाल अगर आपको लगता है तो अभी ये वाला मेथड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ए बी बी सी, ए सी निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना, समझ गए। तो अब आ जाओ बेटा 10.3 एक्सरसाइज पूरी खत्म होनी चाहिए, बस एक ही क्वेश्चन इसके अंदर है प्रोजेक्शन का, वो छोड़ देना है, बाकी सारे कर लेने। करने को तो वो भी कर सकते हो a डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड, लेकिन उसको नहीं करना, अभी मैं उसको समझाऊंगा और, ठीक है ना। तो इतना तुम लोगों का होमवर्क है। अब मिलेंगे हम अगले फ्राइडे, ठीक है, सेम टाइम, भूलना नहीं है किसी को। और बाकी जो प्रीवियस ईयर शेयर करूंगा वो सब करके रखते जाओ अब साथ साथ, ठीक है ना, समझ गए? तो साथ साथ प्रिपेयर होते रहेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ मैसेज में डाल दो।